यूनिट 731, जो कि कहने को तो जापान का एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम था, बट इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। 水温15度。एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें वॉर प्रिजनर्स के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। The Japanese had a very active offensive biowarfare research program, which included a battalion known as Unit 731. आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वर्ल्ड के कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल वॉर क्राइम्स में से एक माना जाता है। In their program, the Japanese conducted experiments on humans using 15 to 20 different disease-causing agents, with anthrax being one of their favorites. बेसिकली कहने को तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बनी थी, एंड इस टीम में काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी थे जिनका मेन काम था अपनी मिलिट्री को एडवांस करना। हालांकि ये तो सिर्फ एक मुखौटा था जो इन लोगों ने पहन रखा था, क्योंकि इस बात की सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता थी कि कैसे ये लोग अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट के नाम पर वॉर प्रिजनर्स के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन और अनएथिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। 你们现在看到的正是零下196度速冻实验。 तो आखिर क्या थी इस जापान के यूनिट 731 के पीछे की डार्क एंड डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी, ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। यूनिट 731, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में बाय जनरल शिरो इशी, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था हर्बिन मंचूरिया में, जो कि उस वक्त जापान की ऑक्यूपेशन में था। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया है कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो हर कंट्रीज का यही एम था कि वो जैसे तैसे करके दूसरी कंट्रीज पर अपना रूल कर पाएं, एंड सेम कुछ ऐसा ही एम जापान का भी था। इस यूनिट को फॉर्म करने के पीछे का मेन रीजन था बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाना, और इस बायोलॉजिकल वेपन को बनाने के लिए उन्हें जरूरत थी एक डेडली वायरस या बैक्टीरिया की, और दूसरा एक टेस्ट सब्जेक्ट की जिस पर वो इस वेपन को टेस्ट कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये उतना ज्यादा इफेक्टिव है भी कि नहीं। अब बायोलॉजिकल वेपन वर्ड सुनकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, तो लेट मी क्लियर यू कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर किसी भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर नहीं थी, तो बेसिकली उन्हें अपने सोल्जर्स और वेपन्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, विच वॉज टू कॉस्टली, और इसमें काफी सारे सोल्जर्स की भी जान जा रही थी। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिसमें ना उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े और ना उनके ज़्यादा सोल्जर्स की जान जाए, जिसका डायरेक्ट आंसर था एक बायोलॉजिकल वेपन। अब इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो इट्स टाइप ऑफ अ डेडली वायरस और बैक्टीरिया जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, जिसके बारे में तुम लोग जानते ही होंगे। इवन कोविड-19 के अराउंड भी काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि ये भी एक बायोलॉजिकल वेपन ही था चाइना का, क्योंकि यार तुम लोग खुद सोचो कि ये लोग इतने टाइम से बैट, स्नेक्स और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हुए आ रहे हैं, तो एकदम से ये वायरस क्यों फैला? और चलो मान भी लें कि ये एक नेचुरली फैली हुई डिजीज थी, तो तुम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होगी कोविड-19 पीरियड के टाइम की कि कैसे जो बाकी सारी कंट्रीज थी वो इससे बहुत मुश्किल से डील कर रही थी, बट वहीं पर चाइना थोड़े टाइम बाद एकदम नॉर्मल हो चुका था, जैसे कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। और इट्स लाइक उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रिकॉशंस ले रखे थे। बाकी इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ही था रियलिटी में। सो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी के लिए लेट्स स्विच बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले इन लोगों ने अपना एक सीक्रेट बेस बनाया जो कि हार्बिन से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पिंगफैंग में था। ये बेस टोटल 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, जिसके अंदर काफी सारी लेबोरेटरीज, बैरिक्स, क्रेमेटरी और टेस्टिंग फील्ड्स बनाई गई थी। इस यूनिट के अंदर काफी सारे सब डिविजन भी थे जहां पर ये लोग अलग अलग टाइप की रिसर्च किया करते थे, बट इनमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च सब यूनिट,
जहां पर ये लोग अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज को बनाते थे और उन्हें टेस्ट करते थे कि आखिर इन बैक्टीरिया या वायरस से किसी इंसान की जान ली जा सकती है या नहीं। सेकेंड वन इज प्लेग डिसेमिनेशन सब यूनिट, जहां पर ये लोग ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते थे जिनसे इन बैक्टीरिया और वायरसेस को तेजी से लोगों में फैलाया जा सके और उनकी जान ली जा सके। बेसिकली ये इसके लिए एनिमल्स और ह्यूमंस की ही हेल्प लेते थे। एंड द थर्ड और लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटेशन ऑन लिविंग सब्जेक्ट्स, जो कि इस बेस की सबसे ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग यूनिट थी। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे जो कि इस पूरे केस को बहुत ही ज्यादा माइंड फक्ड और ट्विस्टेड बनाती है। तो आखिर ऐसा यहाँ पर क्या किया जाता था, ये बताने से पहले लेट मी गिव यू ऑल अ ट्रिगर वार्निंग। ये यूनिट इस बेस की सबसे ज्यादा सिक्योर जगह में से एक थी, जहां पर हमेशा 3-4 आर्मी ऑफिसर्स खड़े ही रहते थे। इवन यहाँ पर सिर्फ टॉप लेवल के साइंटिस्ट को ही जाने दिया जाता था। ये एरिया इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड इसलिए था क्योंकि यहाँ पर लाया जाता था वॉर प्रिजनर्स एंड चाइनीज सिविलियंस को, इवन कभी कभार कुछ कोरियंस एंड रशियंस को भी, जिन्हें इन लोगों ने अपना बंदी बना रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो अक्सर कंट्रीज एक दूसरे के सोल्जर्स और सिविलियंस को टारगेट करती थी एंड इन्हें कैप्चर करके अपना बंदी बना लेती थी। इन लोगों को बंदी बनाने के बाद जापान की आर्मी उनकी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर देती थी और उनके हाथ पांव को बांध देती थी, जिसके बाद उन्हें इस बेस में लाया जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पाए और उन्हें इस लोकेशन का पता ना चल पाए। और फिर इस बेस में लाने के बाद उन्हें इस सीक्रेट चेंबर में लाया जाता था, जहां पर शुरू होता था उनका डेडली टॉर्चर, विच वॉज अ लिविंग हेल। I'm begging you, please. Please don't hurt me, please. I'm begging you.动实验。ये साइंटिस्ट इन विक्टिम्स को इस चेंबर में लाते थे जहां पर उन पे पैथोजन टेस्टिंग करी जाती थी, विच मीन्स इंटेंशनली उनकी बॉडी में डेडली डिजीज को इंजेक्ट किया जाता था, लाइक प्लाक, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, टाइफस एक्सेट्रा। और फिर जब ये लोग इन बीमारियों से इन्फेक्ट होकर तड़प रहे होते थे तो ये साइंटिस्ट उन्हें ऑब्जर्व करते थे कि आखिर उनकी बॉडी में इससे क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो इससे कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, ताकि ये साइंटिस्ट इन डिजीज को और ज्यादा अच्छे से रिफाइन कर पाएं और इसे और ज्यादा डेडली बना पाएं। ये विक्टिम्स जब इन डिजीज से सफर कर रहे होते थे तो उनकी बॉडीज को जिंदा डाइसेक्ट किया जाता था, वो भी विदाउट एनेस्थीसिया। एंड ये करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना था ताकि ये साइंटिस्ट ये स्टडी कर पाए कि आखिर एक ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स इन बीमारियों से या डिजीज से कैसे फाइट करते हैं। तुम खुद इमेजिन करो कि एक इंसान जो कि ऑलरेडी इतना बीमार पड़ा हुआ है एंड फिर ये लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। आई मीन हाउ पेनफुल एंड क्रूअल इट इज। इस सीक्रेट बेस पर इन लोगों ने एक आइस चेंबर भी बना रखा था, जहां पर ये लोग इन प्रिजनर्स को विदाउट क्लोथ्स बहुत बहुत देर के लिए रखते थे। एंड इसके पीछे का मेन रीजन सिर्फ इतना था ताकि ये लोग ये पता कर पाए कि ह्यूमन बॉडी इस चीज से कैसे डील करती है और ये पूरी प्रोसेस कितनी ज्यादा पेनफुल है। क्योंकि कहने को तो इनका मेन मोटिव था एक बायोलॉजिकल वेपन बनाना, बट ये इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा पेनफुल बनाना चाहते थे, क्योंकि इनके हिसाब से इनके एनिमी को जितना ज्यादा पेन और सफरिंग होगी उतना ज्यादा ही इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होगा। लेट मी टेल यू ऑल कि ये लोग इन विक्टिम्स को इस आइस चेंबर में इतनी देर देर के लिए रखते थे कि उन्हें फ्रॉस्ट बाइट्स तक हो जाती थी और फिर उनके लिम्ब एम्प्यूटेट करने पड़ते थे। क्योंकि आप लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी माउंटेन क्लाइंबर्स की कि जब वो ज्यादा देर तक ठंडे टेम्परेचर में रहते हैं तो उनकी उंगलियां पूरी काली पड़ जाती हैं और फिर इन्हें रिमूव करना पड़ता है बिकॉज दे आर यूजलेस नाउ। एंड सेम कुछ इसी तरीके से ये साइंटिस्ट भी इन हेल्दी लोगों को एक डिसेबल पर्सन बना देते थे। अब ये लोग इन प्रिजनर्स पर अपने बायोलॉजिकल वेपन्स और मेथड्स तो यूज कर ही रहे थे, बट व्हाट अबाउट नॉर्मल वेपन्स? उन्हें भी तो कहीं ना कहीं टेस्ट करना ही था। सो यस, ये लोग अपने वेपन्स लाइक ग्रेनेड्स और फ्लेम थ्रोअर्स को भी इन्हीं प्रिजनर्स पर टेस्ट किया करते थे। एंड ये पूरी प्रोसेस इतनी ज्यादा पेनफुल होती थी
कि कभी कभार तो ये लोग अधमरी हालत में हो जाते थे और फिर वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाते थे। इन विक्टिम्स को कई दिनों तक बिना खाना पानी के भी रखा जाता था और उन्हें फिजिकली अब्यूज किया जाता था, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि एक ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स कितनी हैं और एक इंसान कब तक इन चीजों से लड़ सकता है। इतना सब कुछ सहने के बाद इन लोगों की हालत लिटरली ज़ॉम्बीज जैसी हो जाती थी एंड ये लोग खुद अपने मुंह से अपनी मौत मांगते थे, बट उन्हें वो भी नसीब नहीं होती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन लोगों के लिए ये इनफ नहीं था, तो इन्होंने फीमेल प्रिजनर्स को टारगेट करना शुरू किया। इस बेस पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो इन फीमेल प्रिजनर्स का किया करते थे और उन्हें जबरदस्ती इम्प्रेग्नेट किया करते थे, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि क्या आखिर एक बीमारी एक मदर से उसके बच्चे तक फैलती है कि नहीं। I mean, तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक इंसान कितना ही बड़ा राक्षस हो सकता है कि इन लोगों ने उस बच्चे तक को नहीं छोड़ा जो कि अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक प्रेगनेंसी की प्रोसेस कितनी ज्यादा पेनफुल होती है, बट ये लोग उसको और ज्यादा पेनफुल बनाते थे। जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती थी ये लोग उसके पेट को काट दिया करते थे, सिर्फ ये स्टडी करने के लिए कि एक फीटस की डेवलपमेंट कैसे होती है। एंड ये सब तब हो रहा होता है जब वो प्रेग्नेंट लेडी जिंदा होती है, तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरी प्रोसेस कितनी ज्यादा पेनफुल होती होगी। इन सब पॉइंट्स को सुनने के बाद आई एम श्योर कि आप लोगों का माइंड फक्ड हो चुका होगा, बट इस यूनिट 731 में ये सब चीजें रियलिटी में होती थी, बल्कि इन लोगों के एक्सपेरिमेंट सिर्फ उनकी लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने ये सब चीजें वॉर फील्ड्स में भी टेस्ट करी थी। ये लोग खाने और पानी को कंटेमिनेट करके सिविलियंस को दे दिया करते थे। फ्ली इंसेक्ट्स जो कि काफी ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और जानवरों में पाए जाते हैं, ये लोग उनको प्लाग से इन्फेक्ट करके लोगों के ऊपर छोड़ दिया करते थे। इवन ये लोग अपने प्लेन्स में इन्फेक्शियस एजेंट्स भरकर उन्हें लोगों पर या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर छिड़क दिया करते थे, जिससे लोगों पर इसका जल्दी से जल्दी असर दिखे। इन्हीं सब हरकतों के चलते कई लाखों लोगों की मौत भी हो गई थी, जिस वजह से इसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग इंसिडेंट भी माना जाता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये काफी ज्यादा सीक्रेट मिशन था, जिस वजह से इसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया, ना वॉर के टाइम पर ना उसके बाद। बट जब 1945 में जापान की हार हुई, जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया था, तब जाकर इस यूनिट 731 का एंड हुआ। हालांकि यहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने काफी चालाकी से पहले यहाँ के सारे एविडेंसेस को मिटा दिया था और जो भी डॉक्यूमेंट्स और फैसिलिटीज थी उनको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इवन जो बचे कुछ प्रिजनर्स थे उनको भी इन लोगों ने बोलकर एग्जीक्यूट करवा दिया था। आज के डेट पर गवर्नमेंट के पास यूनिट 731 से रिलेटेड कोई भी एग्जैक्ट नंबर्स या प्रूफ्स तो नहीं है, बट इससे अफेक्टेड जो भी सर्वाइवर्स और नेशन है उनके लिए आज भी ये एक डरावने सपने से कम नहीं। सो गाइस, यही थी स्टोरी यूनिट 731 के डार्क पास्ट की। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे तभी पता चल पाएगा कि आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है एंड मैं उस टाइप की और वीडियोस ला पाऊंगा। सो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।